आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है दहशत गर्दों की कायराना करतूत, जो कि जम्मू कश्मीर में आज देखने को मिली है। जमीन पर जन्नत माने जाने वाली वादी कश्मीर रोज दहशत गर्दी की आग में सुलगती दिखाई देती है। पाकिस्तान रोज कश्मीर में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता रहता है, कभी सीज फायर तोड़कर तो कभी हमला करके। एक बार फिर से वादी गोलियों की आवाज से गूंज उठी। श्रीनगर के एक अस्पताल में दहशतगर्दों ने दरअसल पुलिस फोर्स पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और पाक दहशतगर्द पुलिस कस्टडी से इसका फायदा उठाते हुए फरार हो गया। जिसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर खूंखार कैदियों को अस्पताल में ले जाने पर पुख्ता हिफाजती इंतजाम क्यों नहीं किए गए। आखिर क्यों अस्पताल में पहले से पुलिस फोर्स तैनात क्यों नहीं की गई, और आखिर क्यों अस्पताल को पूरी तरह से चाक चौबंद क्यों नहीं बनाया गया। इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो श्रीनगर में एक अस्पताल में पुलिस फोर्स पर एक दहशतगर्द ने हमला कर दिया। हमले में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए और एक खतरनाक दहशतगर्द फरार हो गया। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो कई सवाल खड़े करती है। उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। अक्सर दहशतगर्दी की आग में सुलगती कश्मीर की वादियां एक बार फिर गोलियों की अक्सर दहशतगर्दी की आग में सुलगती कश्मीर की वादियां एक बार फिर गोलियों की आवाज से गूंज उठी। एक बार फिर दहशतगर्दों ने वादी को गोलियों से छलनी कर दिया। श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल में दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसमें पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। पुलिस दस्ता 6 कैदियों को रूटीन चेकअप के लिए सेंट्रल जेल से श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल लाया था। इन कैदियों में पाकिस्तान का एक दहशतगर्द नवीद जाट उर्फ अबू हांजला भी था, जिसने पुलिस की पिस्टल खींचकर पुलिस दस्ते पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जिसके बाद हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई और इसी बीच दहशतगर्द नवीद जाट उर्फ अबू हांजला पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। सेंट्रल जेल से कुछ डेटिन्यूज लाए थे, उसमें से एक ने वांटेड ट्राई टू स्नैच द वेपन, प्रॉब्ली उसने उससे फायर किया है। हमारी जो पार्टी है प्रोटेक्शन पार्टी, उस पर फायर किया है। अभी हमारे पास प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ही इज नेम्ड बाय नवीद। जराये के हवाले से अगर बात करें तो खबर कई सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में कई दहशतगर्द पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने पीछे से पुलिस दस्ते पर फायरिंग की और पाक दहशतगर्द अबू हांजला को भगाने में मदद की। पाकिस्तान के मुल्तान में रहने वाला नवीद जाट मोस्ट वांटेड दहशतगर्द था, जिसे 2014 में जुनूबी कश्मीर के कुलगाम में दहशतगर्दी के केस में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन पुलिस दस्ते पर हमला कर वो फरार हो गया, जिसके बाद कई सवालों ने हिफाजत पर अपना मुंह खोल दिया है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ये सरकार के पास में अब कोई काम करने के लिए कोई चीज नहीं रहा। अब सिर्फ ये रोज बरोज ये दावे करते हैं कि हमारे हालात ठीक हो रहे हैं। बॉर्डर पर क्या हो रहा है उसकी भी आपको इल्मियत है, घरों के अंदर क्या हो रहा है, कौन कितना सिक्योर है वो भी पता है। और इन्होंने आज जो ये हॉस्टल के अंदर कोई बंदूक वाला जा घुसा है और उसने वहां पर किसी पुलिस वाले को मार डाला है, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। और इस हुकूमत को चाहिए कि या तो अपने पूरे तौर पर ये सरेंडर करे और अवाम को जवाब दे। श्रीनगर में हुए दहशतगर्दाना हमले ने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर अस्पताल में पहले से दहशतगर्द कैसे पहुंचे, उन्हें कैसे पता चला कि अबू हांजला रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल आ रहा है। साथ ही सवाल ये भी कि जब पुलिस फोर्स इतने खूंखार दहशतगर्द को अस्पताल ला रही थी तो हिफाजत के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। पहले से अस्पताल की नाकेबंदी क्यों नहीं की गई, पहले से ही अस्पताल में पुलिस फोर्स क्यों नहीं तैनात की गई। ये कई सवाल अपने जवाब तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस हमले के बाद
नवीद जाट उर्फ अबू हंजला फरार है। यह खतरनाक दहशतगर्द है और 7 पुलिस वाले इसकी जो तमाम कारगुजारियां हैं इसकी वजह से शहीद हो चुके हैं। तमाम बड़े दहशतगर्दाना हमलों में भी ये शामिल रहा है। साथ ही साथ साबिक लश्कर चीफ अबू कासिम का भी ये बेहद खास माना जाता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल सिक्योरिटी को लेकर के उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी वारदात हुई कैसे, आखिर अस्पताल के अंदर पहले से ही दहशतगर्द कैसे पहुंच गए, अस्पताल को पूरी तरह से एक तरह से सिक्योरिटी जोन क्यों नहीं बनाया गया। और इन सब के बीच एक सवाल और भी ज्यादा अहम यह हो जाता है कि बात कही गई कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लीक की गई थी। तो कौन है वो शख्स, या फिर आखिर इंफॉर्मेशन लीक हुई तो कहां से हुई? ये तमाम सवाल है और हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से आनंद साहू जी। इसके अलावा हमारे साथ कर्नल यूएस राठौर साहब जो कि डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। और बाबर कादरी साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी जुड़ चुके हैं। और स्टूडियो से हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जो कि सीनियर सहाफी हैं मौजूद हैं। और आरएसएस थिंकर है हमारे साथ डॉक्टर गुलरेश शेख साहब। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है बातचीत में। और राठौर साहब, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाह रहा हूं। एक बड़ा हमला हुआ और जैसे कि एक फिल्मों में हम देखते हैं कि किसी तरीके से अपने साथी को छुड़ाने के लिए कैसे साजिश रची जाती है, बाकायदा इंफॉर्मेशन लीक की जाती है, उसके बाद उसको अंजाम देकर के कामयाबी हासिल करते हैं। सेम वैसे ही श्रीनगर के अस्पताल में दिखाई दिया है। चूक मानी जाए, अगर चूक है तो कहां पर बड़ी चूक आप देखते हैं? देखिए, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये बहुत बड़ी साजिश है और बहुत बड़ी चूक है। लेकिन बदकिस्मती से साजिश और चूक हिंदुस्तान में होती आई है। दिसंबर 99 में जब कांधार की हाईजैकिंग हुई थी, ऐसे ही 3 दहशतगर्द जो भारतीय जेलों में सड़ रहे थे और जिनका कोई मुकदमा नहीं चल रहा था, उनको हमें छोड़ना पड़ा था। मेरा पहला सवाल है कि अगर ये 2012 में गिरफ्तार हुआ था तो अभी तक ये इसका फैसला क्यों नहीं हुआ? मेरा दूसरा सवाल ये है कि 23 साल के लड़के को ऐसा क्या चेस्ट पेन हुआ कि डॉक्टरों ने उसको इतने बड़े अस्पताल में रेफर किया? और उसके बाद सवाल ये है कि इसके आने जाने के बारे में कैसे लोगों को पता चला और निहायत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से इसको अस्पताल लाया गया। 2-3 के पुलिस वालों की गारद के साथ, और वो आपके सामने नतीजा है कि वो छुड़ा के भाग गया। तो अगर हमारे जो प्रशासन है इसी तरीके से इनको रखेगा, मुझे ये भी पता है कि दहशतगर्द वहां पर कोट बिलावल जेल में नहीं रहना चाहते, सबके सब श्रीनगर की जेल में रहना चाहते हैं क्योंकि वहां उनकी देखभाल अच्छी होती है। तो ये चीज बहुत बड़ी चूक का नतीजा है और इससे ये साबित होता है कि जो भले ही जेल के अंदर दहशतगर्द हैं बंद, लेकिन उनका कोई भी चीज, उनका बाहर से तारुफ पूरा होता है, पूरे ताल्लुकात उसी मुताबिक होते हैं जैसे वो बाहर रहते हैं। ठीक है सर, आपने बहुत बुनियादी पहलू जो हैं वो सामने रखे हैं, लेकिन साथ में मैं, आप एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं इसलिए यह भी समझना चाहूंगा कि जब ऐसे किसी भी दहशतगर्द को, ठीक है अगर उसके साथ कोई दिक्कत थी भी और हॉस्पिटल लाना भी पड़ा, तो क्या कुछ एहतियात नहीं बरते जाते हैं और सिक्योरिटी के क्या इंतजामात नहीं किए जाते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप बताएं कि आखिर क्या एहतियात बरतने चाहिए, क्या कुछ गाइडलाइंस है कि अगर दहशतगर्दों को अस्पताल भी ले जाना पड़े तो किस तरीके से सिक्योरिटी बंदोबस्त किया जाना होता है? देखिए, आज की तारीख में अगर चेस्ट पेन के लिए किसी को देखना है, इतने सारे मेडिकल इक्विपमेंट हैं जो पोर्टेबल हैं। ऐसे पोर्टेबल मेडिकल इक्विपमेंट से उसके घर के अंदर ही क्यों नहीं, उसको जेल के अंदर ही क्यों नहीं देखा गया? अगर उसको रेफर किया गया था तो ये बात बाहर कैसे लीक हुई? जी, अगर उसको बाहर ले ही जाना था तो इससे बड़ा इंतजाम क्यों नहीं किया गया? अगर करना था तो पोशीदा तरीके से उसे ले जाया जा सकता था, लेकिन ये सब चीज नहीं हुई क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा तबका
मैं फिर से कह रहा हूं कि वहां एक बहुत बड़ा तबका सबवर्टेड है और वो दिन रात मिलिटेंट्स की जी हुजूरी और खिदामत में लगा हुआ है। ये बहुत आप सिस्टम पर बहुत संजीदा जो है पहलू आप उजागर कर रहे हैं, सामने रख रहे हैं और बहुत अहम हो जाता है ये जब अगर इस तरह की बातें आती हैं। जवाब भी हम लेते हैं। आनंद साहू साहब, मैं आपसे जवाब चाहूंगा क्योंकि पीडीपी से हमारे साथ तो कोई है नहीं, लेकिन बीजेपी के साथ ही वहां पर पीडीपी की गवर्नमेंट है। सिक्योरिटी को भी पुख्ता बनाना, उसकी जो एक यकीन दहानी कराना आपकी ही जिम्मेदारी है। आखिर कहां पर चूक हुई और जो बुनियादी पहलू कर्नल यूएस राठौर साहब रख रहे हैं, क्या उस पर गौर किया गया या उन्हें नजरअंदाज किया गया, शायद जानबूझकर? बहुत ही दुख हो रहा है। सबसे पहले तो ऐसी चूक के लिए कितना भी निंदा करना चाहिए, जितना हो सके सब तरह का शब्दों का प्रयोग करके निंदा करना चाहिए। एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए कितने अच्छे हमारे जो सैनिक हैं, सिपाही हैं, सारे एक से एक एक्सपर्ट हैं, वो सब शहीद हो रहे हैं आज। और इतने खूंखार आतंकवादियों को पकड़ने के बाद वहां एक अस्पताल में ले जाया जाता है रूटीन चेकअप के लिए, और उसके बाद इतना सिस्टम फेल्यूर है, साफ नजर आ रहा है तो कि आप देखिए सरकार की चूक है सीधे। आनंद साहू जी, निश्चित रूप से, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं। देखिए मैं अपने आप से भी सवाल पूछ रहा हूं, मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर नियत साफ हो तो उसकी एक हिम्मत क्या हो सकती थी कि वो कहां हम आतंकवादी को कहां शिफ्ट कर रहे हैं, किधर कहां ले जा रहे हैं, और सिक्योरिटी में इतना क्या 2-4 और लेयर ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए था। जब आतंकवादी इतना खतरनाक है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे आतंकवादियों के लिए 1, 2, 3, 4 लोगों को ही नहीं, एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी, एक 3 फेज ऑफ सिक्योरिटी होता है, वो उस टाइप का सिक्योरिटी होना चाहिए था, जिससे कि अगर कहीं भी अगर इस प्रकार का घटना भी बाई चांस अगर होता तो वो उनको वहीं ढेर कर देना था, ताकि इस प्रकार का और दुस्साहस जो है आतंकवादी और उनके जो टीम है वो ना कर चाहिए था। निश्चित रूप से उल्टा। लेकिन और एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ और जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। देखिए भारत का सबसे दुखद एक बात जो अभी जो एक्सपर्ट हैं हमारे, उन्होंने भी एक बात कही कि वहां के लोग दिन रात वहां जो आतंकवादी हैं, एक तो चाहे वो दबाव में चाहे वो प्रेम में, दोनों ही हालत में उनके सेवा में लगे हुए हैं। ये एक ताज्जुब सर, ये सुन लीजिए सरकार में, देखिए सरकार में जो लोग, बढ़िया है कि आप अपने ही से सवाल पूछ लीजिए, लेकिन जवाब देना ही ना पड़े। जवाब मैं दे रहा हूं। देखिए सर ऐसा है, आज भारत अगर सचमुच में जो वहां के लोग हैं, अगर वो 1 घंटे के लिए अगर सोच लें कि आतंकवादी समाप्त हो जाए, तुरंत के तुरंत 1 घंटे में सारे आतंकवादी समाप्त हो जाएंगे। वो 1 घंटे लेकिन सोच है वहां के जो लोग हैं पिछले 70 साल से बन नहीं पा रहे, इसीलिए आज युद्ध के स्तर में लड़ाई सरकार लड़ रही है। घंटे की जो भारत की सरकार जो है आज देखिए पाकिस्तान के साथ लगातार युद्ध में है और इसको पूरा दुनिया देख रहा है। ठीक है सर, भारत कहीं पीछे नहीं है, लेकिन वहां की जो सरकार है निश्चित रूप से हमको उनके ऊपर सवाल जो है खड़ा करना चाहिए। मैं बाकी पैनलिस्ट से पूछूंगा कि क्या आपका जवाब जो है वो वाकई जिम्मेदारी वाला आया है कि नहीं आया है। बाबर कादरी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप ये बताएं कि इस तरीके के जो मामला सामने आते हैं, कर्नल साहब ने भी तो बहुत बुनियादी पहलू सामने रखे, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फेल्योर नहीं है ये, और गवर्नमेंट और साथ ही साथ जो तमाम एजेंसीज हैं उसके ऊपर सवाल नहीं खड़े होते? ये देखिए, मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज पे सवालात नहीं उठाऊंगा। मैं एक्चुअली एक माइंडसेट पे जो गवर्निंग क्लास है इंडिया का अभी जो एक माइंडसेट चल रहा है उस पे एक सवाल या निशान रख रहा हूं। देखें, जब तक आप मसले के रूट कॉज तक न जाएं, जब तक आप ये न देखें कि ये बंदूकें क्यों हैं कश्मीर में, आप 70 साल से कश्मीरियों का दिल क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, जब तक आप उस सवाल को सुलझाएंगे नहीं, कहीं देखेंगे नहीं कि क्या टटोलेंगे नहीं अपने मन को, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब तक देखें आपके लोग भी मरते जाएंगे, पाकिस्तान के यहाँ पे लोग मर रहे हैं, आज हमारे 2 कश्मीरी मर गए। तो ये आपको देखना पड़ेगा। हम कश्मीरी इससे खुश नहीं है। देखें, जब तक मसले कश्मीर आप हल नहीं करेंगे ना, जब तक ट्राइलेटर डायलॉग नहीं होगा, जब तक आप वार की भाषा नहीं स्टॉप नहीं करते, जब तक आप वार की बोली बोलना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये मसला ऐसा ही रहेगा।
आप अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, आप महाजिर कौमी मूवमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, अल्ताफ हुसैन के साथ मिलके वो यहां पर इन्वेस्टमेंट ठीक है सर, ठीक है कादरी साहब, ये तो देखिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात हो गई और हम ये बात बार बार कर भी रहे हैं कि आखिर मसला कश्मीर का हल कैसे हो। लेकिन कादरी साहब, हम जरा पॉइंट पर जाते हैं, वारदात की बात करते हैं, तो यहां पर क्या फेल्योरिटी नहीं है जो बातें अगर राठौर साहब उठा रही हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई और जो भी कदम उठाए जाने थे वो नहीं उठाए गए, तो सवाल किस पर उठता है? मैं आऊंगा आपके पास। गुलरेज साहब, आप इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, आप जरा बताइए कि यहां पर अगर पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो क्या गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह से किसी भी मूवमेंट को कम से कम बहुत सिक्योर बनाया जाए? और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को भी लेकर के क्या सवाल उठ रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए सऊद जी, सर्वप्रथम तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से जो हमारे 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देश को एक आश्वासन भी दिलाता हूं कि हमारी सरकार 2 का बदला 20 पाकिस्तानियों को मारकर लेगी। परंतु चाहे हमारा एक सिविलियन, कश्मीरी सिविलियन हो या पुलिस का जवान हो या फौजी हो, एक भी मारा जाता है, एक भी शहीद होता है तो हम लोगों को, समूचे कश्मीर वासियों को भी पीड़ा होती है, सिवाय कुछ लोगों को जैसे कि फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी जो ये कहते हैं कि वहां के लोग भी मर रहे हैं, वहां से अर्थ है पाकिस्तान। और आज जो कुछ भी हुआ वह किया जा रहा है, आग के बुझने के पूर्व की जो भभक होती है वह है ये, क्योंकि पिछले 70 वर्षों से ऐसी कोई ठोस नीति नहीं थी, ऐसी कोई ठोस नीति केंद्र सरकार के पास नहीं थी जो आज है। आज हमारी सरकार की नीति है कि हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं इस आतंकवाद रूपी दानव के साथ। और आप देखिए गुलरेज साहब, अमलेंदु जी से सवाल मैंने पूछा था जिम्मेदारी की और उनसे जवाब मांगा था कि आखिर कैसे ये लीक हुई। आपको लगता है कि वो क्या मुतमईन करने वाला जवाब था, तसल्ली बख्श जवाब था? आपको लग रहा है जिम्मेदारी वाला जवाब? देखिए, मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ, आपने जो मुझसे पूछा था मेरी बात अभी पूरी हुई नहीं है। सरकार की यकीनदगानी करा रहे ना, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि 2 का बदला 20 आएगा। मैं आपको बता दूं 2014 से लेकर के फरवरी 2018 तक और सिर्फ जनवरी में ही 11 जवान शहीद हुए हमारे। और आपको ये पता है टोटल 55 जवान शहीद हो चुके हैं। सर, विगत वर्ष में 130 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को हमने हलाक किया है, नंबर 1। नंबर 2, सर 550 आपके हिसाब से तो 550 होना चाहिए, फिर 130 पे क्यों रह गए आप? 13 जवानों का बदला लिया आपने, बाकी जवानों का बदला क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान से गोली चलती है ना तो यहां से गोला जाता है। और जब जनरल विपिन रावत जी जो हमारे शीर्ष सैनिक हैं भारत के, उन्होंने क्या कहा कि जब वहां से कुछ होता है तो 3 से 4 गुना ज्यादा कैजुअलिटी हम करते हैं। और दूसरी चीज वो किस तरह का हमला था? पहली बार ऐसा हमला किया है पाकिस्तान ने। हम सिर्फ यहां पर बैठकर मजम्मत कर रहे हैं, जबान चला रहे हैं, लेकिन एक्शन अभी नहीं दिख रहा है। समस्या एक्शन चाहिए हमें। मैं चाह रहा हूं, ठीक है सर, मैं आ रहा हूं, मैं बोल सकता हूं सर, मैं आता हूं। देखिए क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं सरकार की नीति के ऊपर बात करते हैं। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो हमसे सबूत मांगे जाते हैं। आप मान के चले कि जो जनरल विपिन रावत जी ने कहा कि हम 4 गुना ज्यादा कैजुअलिटी करते हैं, और अभी ही उन्होंने एक बात और कही थी कि अब हम प्रोएक्टिव होकर लड़ेंगे। यहां तक कि किसी बंकर के ऊपर हमको ये शक होता है कि ये हैचरी है और यहां पर आतंकवादी डेवलप हो रहा है तो हम उसको वहीं से उड़ा देते हैं। राठौर साहब से मैं इस पे और तफसील से लूंगा, हालांकि आप शायद कल की डिबेट में नहीं थे, आप कल की डिबेट देखिए, इसी पर हम कर रहे थे बात और इस पर हमारे साथ बहुत ज्यादा संजीदा मामले सामने आए थे, हम उस पर कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रहे। अमलेंदु जी, मैं तो पहले तो आनंद साहू जी का जो जवाब है उससे आप कितना मुतमईन होते हैं, और जो गुलरेज साहब अपनी तरफ से यकीन दहानी करा रहे हैं वो कितना जमीनी सतह पर आपको सच नजर आती है कि ऐसा हो भी जाएगा? बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि हमारे भाजपा के मित्र और आरएसएस के प्रवक्ता महोदय जो हैं वो दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं कि पता नहीं सच्चाई से वाकिफ हैं या नहीं हैं, या बात को सिर्फ घुमा रहे हैं। अरे भाई, वहाँ सरकार भी आपकी है, प्रशासन भी आपका है, कैसे हो गया हमला? जिम्मेदारी आप ही की बनती है ना। तो सवाल आप अपने से उठा रहे हैं या किससे उठा रहे हैं? नहीं, पहले मैं अपनी बात कर लूं। आप जिम्मेदारी किस तरह से लेने बोल रहे हैं?
कौन सी भाषा में जिम्मेदारी लेने? पूरी बात आ जाए उसके बाद आपसे रिप्लाई लूंगा। आप इतने बड़े टीवी चैनल में आप, हमने ऑलरेडी कहा कि ये सरकार की निश्चित रूप से कहीं न कहीं सिस्टम का फेल्यूर है। ठीक है, मैंने कहा है इसको। अब आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मतलब आप क्या चाहते हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं उसमें? सरकार क्या नहीं, आप सरकार तो ऑलरेडी कर रही है, युद्ध लड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी आतंकवादियों से, पाकिस्तान से सबसे लड़ रही है, कश्मीरियों से भी लड़ रही है, कश्मीरियों से भी लड़ रही है। सवाल ये कश्मीरियों से क्यों लड़ रही है? क्योंकि जो कश्मीरियों से क्यों लड़ रही है? सवाल ये देशद्रोही हैं, आनंद साहू जी से लड़ना पड़ेगा। आप कश्मीरियों से क्यों लड़ रहे हैं? कश्मीरी के सुन लीजिए आप, मैं बता रहा हूँ, आपने मेरे दुख को आप छेड़ा है, मैं आपको बताता हूँ, जो कश्मीर के लोग भूख से नहीं मर रहे हैं, वहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं है, उनको खाने की कोई लाले नहीं पड़ी है, उनको कोई किसी प्रकार के रहने सहने का कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग रिचेस्ट, उनके बच्चे क्लास हाई क्लास में एजुकेशन ले रहे हैं, और हमारे भोले भाले लोगों को आतंकवादी बना रहे हैं, और पत्थर फेंकने के लिए भी पैसे दे रहे हैं। सुन लीजिए, पत्थरबाजी उठा रहे हैं, चीटिंग, साहू जी वैसे आतंकवादी वो सब देशद्रोही हैं, चुन चुन के उनके उसी के भाषा किसी साहू जी आनंद साहू जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। कम से कम मुझे पूरे पूरा टाइम देना है। कितनी गोलियां लगी आपको पता है? सवाल दीजिए, आपकी सरकार उठाए कि नहीं उठाए हैं? आपकी सरकार ने उठाए कि नहीं उठाए? पहले आप सोचिए, आप पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। इतना बड़ा लड़ाई लड़ी है, आप पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को। बैठ के आप पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। किसने उठाए मुकदमे? हो जाएंगे मुकदमे कौन कर रहा है? आपकी सरकार है कि नहीं है? केंद्रीय गृह मंत्रालय अनुमति दी है कि नहीं दी है? से पहले बताइए ना, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट केस? बताइए ना, यू डोंट नो एनीथिंग। नहीं बताइए आप सिंपली। सर आपको देखिए सर पहले आप अपने जो है धैर्य रखिए। हम लोगों की सरकार के आनंद साहू जी, जो तो कम से कम जवाब का धैर्य भी तो रखिए। आप जवाब तो आने नहीं दिया, आप उनका जवाब पहले कैसे लगे? युद्ध के मैं आ रहा हूँ, लड़ाई लड़ रही है, मैं आ रहा हूँ। ऐसे बात नहीं हो पाएगी, सारे पैनलिस्ट को बोलने का मौका मिलना चाहिए। वहाँ से ब्रेक पर जाना है, मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। आतंकवादी चाहे पाकिस्तान, सभी लोगों से हम यहाँ पर एक ब्रेक मैं आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो दहशतगर्दों की कायर करतूत सामने आई, लेकिन कई सवाल छोड़ गई और उस सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अमलेंदु जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप जो पॉइंट उठा रहे थे वो बात पूरी रह गई थी। मैं चाह रहा हूं आप अपनी बात पूरी कंप्लीट करें, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में। सर अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि लड़ाई जो है कश्मीरियों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। लड़ाई दहशतगर्द और जो अलगाववादी हैं उनसे लड़ने की आवश्यकता है। आपने पिछले दिनों सरकार ने लड़ाई लड़ी, लेकिन लड़ी किससे? कश्मीरियों से। उसके बाद आपने अपने वार्ताकार यहाँ से भेजे, दिनेश शर्मा जी को यहाँ से भेजा, उनसे ही बात करने के लिए। तो सवाल ये कि जब बातचीत आज हो रही है, वो बातचीत पहले भी हो सकती थी। रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। और इस तरीके की घटनाएं जो है, ये सरकार का फेल्योर तो है ही निश्चित तौर पे, लेकिन इस पे जो प्रशासनिक फेल्योर है उसको भी ध्यान रखना चाहिए और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि अगर प्रशासनिक कोई फेल्योर हुई है तो जो बातें जो है राठौड़ साहब ने कहा कि सिस्टम कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है और उनकी बहुत ज्यादा देखभाल भी की जाती है, इसमें वक्त 2014 से लेकर के अब तक उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये पॉइंट्स का बहुत ज्यादा बुनियादी नहीं है। बिल्कुल बुनियादी है। मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि सिस्टम में इस तरह की चीजें कैसे पनप रही है, और आपकी सरकार वहां है तो जाहिर सी बात है अगर पनप रही है आपकी सीधा जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की है। साहू जी मैं जवाब लूंगा, लेकिन गुलरेज साहब देखिए, अभी जो कहा गया कि हमारी सरकार जो है वो कश्मीरियों से लड़ रही है, ये सिरासर झूठ है। अभी साहू जी कह रहे थे, मैंने भी ये सुना, इसीलिए मैंने इस बात को टोका नहीं, क्योंकि साहू जी ने ये कहा भी कि हम कश्मीरियों से लड़ने की जरूरत है हमें। नहीं,
नहीं, मैंने कहा जो अलगाववादी कश्मीरी फ्लो में बोल रहे थे, मैंने अलगाववादी कश्मीरी बोला। जो लोग भारत में रहकर अलगाववादी और आतंकवादी और पाकिस्तानियों का जो साथ देते हैं, उनके साथ समझ लीजिए, उनके साथ जो है आतंकवादियों जैसा ही व्यवहार करना। मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कहा मैंने कि कश्मीरियों से। आप देखिए, जो कश्मीरी है पहले अपने गिरेबान में झांके, जो लोग जिनकी नीयत डोली है, जो लोग आतंकवादी और अलगाववादी और पाकिस्तानी जो हिजबुल मुजाहिदीन और इन लोगों के साथ जो लोग रहेंगे, जो हाफिज सईद के साथ और उनका जिंदाबाद करेंगे, उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये कह रहा था, सरकार गुजारिश कर सकते हैं। देखिए, यही तो आपको सोचना पड़ेगा ना, यही तो आपको सोचना पड़ेगा, क्यों हो रहा है हाफिज सईद का जिंदाबाद, पाकिस्तान का झंडा क्यों लहराता है? दिक्कत है ये तो आप एक बार शुरू होते हैं तो वो चुप नहीं होते। सर बात सबकी आ जाने दीजिए ना। अभी तो गुलरेज साहब बोल रहे, सर शायद आप ही के पॉइंट्स की बात करेंगे। आपका फेलियर हो रहा है, कोई और बोल रहा है। मैं तो सर गुलरेज साहब के पास गया। कहाँ गुलरेज साहब बोल रहे हैं? आपके वो बोल रहे हैं जो कश्मीर से हैं कोई। सर गुलरेज साहब बोल रहे थे, आपने उन्हीं की बात नहीं। देखिए, कश्मीर के साथ आपकी एलर्जी है, कश्मीर के साथ, कश्मीरियों के साथ, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ आपकी एलर्जी है, हमें पता है। के लिए पहली बार भारत सरकार ने जितना काम किया है, चाहे वो बजट को ले लीजिए, चाहे जितने इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वहाँ के लिए हो रही है। कादरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा तब आप जवाब दे दीजिएगा। कादरी साहब, जब मैं आपके पास आऊंगा तब आप अपनी बात रख लीजिएगा। साहू साहब, कादरी साहब, जब मैं आपके पास आऊंगा तब आप जवाब दीजिएगा। मैं आपके पास आ रहा हूँ। गुलरेज साहब आपकी बात। देखिए, हमारी जो जंग है वो अलगाववादियों और पाकिस्तानियों के विरुद्ध है, और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इन लोगों को अपनी औकात समझ के रहना चाहिए, वरना हमें आता है औकात याद दिलाना। और यदि आप भारत सरकार के विषय में बात करते हैं तो देखिए, मुझे पता है आप हिटलर की औलाद हैं, आप हिटलर के वंशज हैं। कादरी साहब, मैं आपसे रिएक्शन के लिए आ रहा हूं। सर एक सेकंड खामोश हो जाइए। हमें पता है सर, कश्मीरियों की स्थिति तो आप लोगों ने ये गलत वर्ड शूट कर रहे हैं। क्या औकात दिलाएंगे यार कश्मीरियों की? मैं अलगाववादियों की बात करता हूँ, आप अलगाववादियों का समर्थन कर रहे हैं, और आप जैसे ही लोग रिस्पॉन्सिबल है ये भगवा दहशत कर रहे हैं। इनकी भगवा ये लोग इनका तहरीक आजादी हिंदुस्तान में कोई भी सर, मुझे लग रहा है माफ करना, आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से बैठे हैं, और मैं कहता हूँ कि अलगाववादियों को उनकी औकात याद दिला देंगे हम, और दिला रहे हैं, और इसीलिए वो बौखला रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि कश्मीर के जो आम नागरिक है वो हमारे जिगर का टुकड़ा है। इसी यही कारण है कि हम वो नहीं कर रहे कश्मीर में जो बशर अल असद सीरिया में अपने लोगों के साथ कर रहा है। वरना इन अलगाववादियों को ठीक करने के लिए हमें हमारी फौज को मात्र 2 घंटे का समय चाहिए। हेट्रिक की बुनियाद पे सियासत न करें। हम हेट्रिक नहीं करें सर। मैं आप सबके पास आ रहा हूँ सर। आप ये पूरी की पूरी डिबेट है वो सियासी हो जाएगी। कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया और आपने नारे गुलरेज साहब, कादरी साहब, आप दोनों के पास आऊंगा। राठौर साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। राठौर साहब के नाम पे धब्बा है आप लोग। ठीक है सर, ठीक है। कादरी साहब, सर, आप भारत के है नहीं है? कादरी साहब, भारत के है कि नहीं है? क्या आप पाकिस्तान के? गुलरेज साहब, ठीक है। राठौर साहब, आपने कुछ बुनियादी पहलू सामने रखे, कुछ बुनियादी सवाल आपने रखे, उसका जवाब लेने की भी कोशिश की है। जवाब मुझे नहीं लगता कि आपका जो सवाल है नहीं है। गुलरेज साहब, कश्मीरियों को प्यार करता हूं, मैं भी बात कर रहा हूं। कादरी साहब, मैं भी बात कर रहा हूं। कादरी साहब, अगर आप इसी तरह चिल्लाते रहेंगे तो मुझे आपकी ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी। सर, आप डिबेट खराब कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कम से कम अगर जवाब का, अगर पूरी तरह से इसको सियासी बनाना है तो फिर हम छोड़ ही देते हैं ना। फिर इसकी बुनियाद में जाने की बात ही नहीं करते हैं। फिर हम यहाँ पर एक सीरियस इशू पर बात कर रहे हैं सर। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी से ही हर चीज का हल हो जाता तो शायद मसला हर किसी चीज का मसला ही नहीं बनता। बर्मा में मुसलमानों का हाल हुआ, यहाँ पर कश्मीरियों का हाल। कादरी साहब, सबके पास जब आपके पास आएंगे तो सर मैं आपके पास आने का, मैंने आपसे बोला कि मैं आपके पास नहीं आऊंगा। मैंने आपको बोला कि आपको डिबेट में बैठाया तो हम आपको बोलने का मौका नहीं देंगे। सर, मेरा भी तो काम मुझे करने दीजिए ना। मैं आपके पास आ रहा हूं। गुलरेज साहब, आपके पास भी आऊंगा। मुझे 1 सेकंड बोलने दीजिए। नहीं, मैं सर, मैं आऊंगा आपके पास। मैं आता हूं सर। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और इधर उधर की बात ज्यादा हो, इससे बेहतर है कि हम जरा बुनियाद पर ही रहें। राठौर साहब, तमाम बुनियादी सवालात आपने रखे, पहलू रखे, लेकिन क्या उसके जवाब मिलते हुए दिख रहे हैं?
और मैं ये भी समझना चाह रहा हूं सर कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो नुमाइंदे अगर वही सवाल पूछेंगे तो फिर हमें जवाब कहां से मिलेगा? देखिए, जी हाँ, राठौर साहब आपसे ही पूछ रहा हूं। सारे डिबेट्स में बदकिस्मती से एक ही चीज उभर के आती है, वो पॉलिटिकल माइलेज और इल्जाम तराशी जी। लेकिन आपको ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम इतने इंसेंसिटिव नहीं होने चाहिए। आज 2 पुलिस वाले जिन्होंने जो शहीद हुए, उनके कब्र की मिट्टी अभी भी गीली है। हमने नहीं लड़ना चाहिए। और जिस तरीके की बात हम कर रहे हैं, अगर कोई समझता है कि हम कश्मीर की प्रॉब्लम की सुलह सफाई की तरफ, उसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये चीज हम उसको सही समझते, हम अपनी बात में और अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं रखते। इसकी बात है। बात ये शुरू हुई थी कि आज का ये हमला जो है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि सुरक्षा में चूक हुई है। उसका कारण ये है कि क्या हम जी हाँ सर। सर अहम पहलू तो आया, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से आपकी आवाज कट रही है, उसको हम ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपके पास एक बार फिर आएंगे। और आनंद साहू जी, गुलरेज साहब, आप दोनों जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन वक्त एक और छोटे से वक्फे का हो चला है। जल्द होते हैं हाजिर, कुछ और तमाम जो पहलू हैं उसको भी इसमें शामिल करेंगे। संजीदा पहलू है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में दहशतगर्द कामयाब कैसे हो गए, और आखिर अबू हंजला भागने में कामयाब कैसे हो गया? कौन है वो शख्स, या फिर आखिर कैसे ये इंफॉर्मेशन लीक हुई? और इन सब के साथ साथ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। राठौर साहब ने भी बहुत अहम पहलू उठाया और हमको उसी पर जाना चाहिए कि आखिर सिक्योरिटी फेल्योरिटी अगर है तो जिम्मेदार कौन, और आखिर ये जो एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसको कैसे भरा जाए। लेकिन गुलरेज साहब अपनी बात रखना चाह रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जिस प्रकार से कादरी जी बीच में बोल रहे थे, तो इतने तो शॉर्ट में रखिएगा सर। इस प्रकार के लोग इतने असहिष्णु हैं कि जब हमको नहीं कहने दे रहे यहां पर, तो कश्मीर का जो आम युवा है, आम नागरिक है, जो डरा रहता है आतंकवादियों के बीच में, उनकी आवाज को भी ऐसे ही सप्रेस कर दिया जाता है। और जहां तक कश्मीरियों का विषय है, कश्मीरी हमारे जिगर का टुकड़ा है। वरना यदि हमको सफाई करना हो इन अलगाववादियों, पाकिस्तानी टट्टुओं की, तो हमको मात्र 2 से 3 घंटे की आवश्यकता है, जैसे कि सीरिया में हुआ। पर हम सीरिया नहीं बना सकते क्योंकि ये हमारे लोग हैं, हम इनको प्रेम करते हैं। ठीक है कादरी साहब, क्या वाकई ऐसा है? बात तो आप कश्मीरियों की करते हैं, लेकिन असल में कश्मीरियों की आवाज दबाते हैं क्या? ये लोग खाते भारत की हैं और बजाते पाकिस्तान की हैं। ये है कि हम कश्मीर में रहते हैं, आपकी 10 लाख से ज्यादा फौज है यहाँ पर, हम कैसे सर वो फौज आपकी भी है, आप भी भारतीय हैं, वो फौज आपकी है। आर्मी है, मैं किसी को दबाऊं? सर वो फौज आपकी नहीं है क्या? ठीक है सर, हम देखिए मसला ये है कि मसला ये है कि ये लोग जो है ना, इनको सियासत करनी है, इनको इंडिया और पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को पोलराइज करना है। हम चाहते हैं कि बॉर्डरलेस साउथ एशिया हो जाए, साउथ एशिया बॉर्डरलेस हो जाए, कश्मीर और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात छोड़ दें। मगर हर्डल इसमें सर पाकिस्तान दुश्मन है, हम तो दुश्मन मानते हैं। कश्मीर का मसला जो तीनों फरीकों को विन विन पोजीशन ना दें, तब तक कुछ नहीं होने वाला। कश्मीर का मुद्दा जब तक है, हर्डल है, इसको ब्रिज बनाए, इसको हर्डल ना बनाए। लेकिन कादरी साहब, आज जो कुछ हुआ उसके पीछे क्या आप किस तरह से देखते हैं? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते क्या वहां पर जो मौजूद सरकार है, क्या उसकी नाकामी नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसीज की नाकामी नहीं है कि एक दहशतगर्द नाक के नीचे से निकल जाता है, 2 पुलिस वालों को शहीद कर देता है? इस पर जरा पॉइंट पर भी मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात रखें। अच्छा, मैं एक बात पूछूंगा आपसे, गुलरेज साहब, जो शहीद हुए 2 जवान, क्या वो कश्मीरी नहीं थे? गवर्नमेंट टोटल फेलियर है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे सीधे चला रहा है दिल्ली से, यहाँ पे होम मिनिस्ट्री चला रही है गवर्नमेंट।
यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है। ये नेम से चीफ मिनिस्टर हमारी यहाँ पर साहिबा जो बैठी है वो यहाँ पे खाली दिल्ली से आदेश लेती है और यहाँ पे इंप्लीमेंट करती है। अगर यहाँ पे कोई रियल पॉलिटिकल क्लास होता तो आपके साथ बातचीत होती, आपके साथ मसाइल हल डिस्कस होते ना, आपके साथ पत्थरबाजों पर से केस वापस लिए जा रहे हैं। करना पड़ा आपका कोई यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जिनसे कश्मीरी बात कर सके, आपको दिल्ली से भेजना पड़ा सूत। आनंद साहू जी, क्या जवाब है आपके पास? ये आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पॉलिटिकल कनेक्शन। ठीक है कादरी साहब, मैं जवाब लेता हूं। सर आपके जैसे लोगों मैं गुलरेज साहब, मैंने साहू जी से जवाब लिया। बातचीत नहीं हो पाती है। देखिए, सबसे पहले ये जो कादरी जी हैं हमारे, उनको ये सोचना चाहिए कि भारत सरकार किसी भी प्रकार से जो आपके जो सोशल सिक्योरिटी है या कोई मुद्दा है, जो कश्मीर का मुद्दा है, वो क्या मुद्दा है, आप क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं वो हर चीज देने के लिए सरकार तैयार है। अब आप ये कहेंगे, सुन लीजिए, हिंदुस्तान और सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए, हल निकालें। मिल बैठ के कैसे बैठेंगे सर, आप बताओ। आप एक सर आप लेकिन कम से कम आप यहाँ पर बैठ करके ये मत कहिए कि पाकिस्तान मैं आपका भाषण सुनने के लिए नहीं आया हूँ कादरी साहब, आप सुन लीजिए पहले। आपका टेन्यूर था, मैं आई वॉज लिसनिंग वेरी पीसफुली। अब आप मेरी सुन लीजिए। भारत सरकार जो है मिल बैठ के बात कैसे करे जब एक तरफ पाकिस्तान जो है गोले बरसाए, हमारे सैनिकों को मारे, उल्टा आतंकवादी जो है अंदर घुस करके हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, कश्मीरियों को मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं। आप कह रहे मिल बैठ के बांटो। अरे मिल सुनो, पाकिस्तान पॉलिसी की बात हो जाएगी ना सर, यहाँ पर पाकिस्तान पॉलिसी की बात होगी कि गवर्नमेंट किस तरह से कदम आगे बढ़ा रही है। सरकार सुन के बदले 10 सर लाने की बात होती थी, लेकिन आज वहां पर भी माहौल ठीक नहीं, उस पर भी आप ठीक नहीं उतर पा रहे और ना ही वहां पर अमन बहाल कर पा रहे हैं। वहां से गोली आती है, यहाँ से बोला जाता है। ठीक है राठौर साहब, बातचीत जो है वो नहीं हो पा रही है, और जो बॉर्डर से इतनी ज्यादा सीजफायर की खिलाफ वर्जी हो या फिर वहां पर जो हालात हैं इस वक्त लगातार जो है वहां पर एक तरह से जंग के हालात हैं, तो क्या इसमें भी गवर्नमेंट की एक पाकिस्तान पॉलिसी की फेलोरिटी है? क्योंकि बात तो ये कही जाती थी कि एक के बदले 10 सर आएंगे, और बाकायदा जो शॉल पॉलिटिक्स हुई या बिरयानी पॉलिटिक्स हुई, क्या उसका कोई असर नहीं हुआ? मैं आरोप सर जवाब ले रहा हूं सर, राठौर साहब से बुनियादी सवाल है। साहू जी, जो बातें आपने कही उसी पर जवाब ले रहा हूं मैं। राठौर साहब देखिए, कश्मीर पॉलिसी एक बहुत संजीदा मसला है। जैसा कि कादरी साहब कह रहे हैं, तब से मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर वो अमन की जी, चलिए कुछ न कुछ तकनीकी दिक्कत लगातार बनी हुई है। मैं आ रहा हूं सर। अमलेंदु जी, ये देखिए, तमाम जो है ना ये बातें बार बार देखिए उठती हैं कि एक तरीके से उसका माइलेज लेने की कोशिश होती है, माइलेज पॉलिटिक्स होती रहती है कि हमने अच्छा किया, लेकिन असल में मसला कश्मीर का हल हो नहीं रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। और पहली बात तो मैं दुरुस्त कर दूं अपने कादरी साहिब को कि जैसे उन्होंने कहा कि बर्मा में रोहिंग्याओं के साथ हो रहा है, यहाँ कश्मीरियों के साथ हो रहा है, तो इस बात को दिमाग से निकाल दें। जब तक हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, कश्मीरियों को रोहिंग्या नहीं बनाया जा सकता, इस बात से मुतमईन रहें। बिल्कुल ये सेकुलर डेमोक्रेसी जो है हिंदुस्तान की, उसकी तरफ से यकीन दहानी है कश्मीरियों को। इसलिए जो भी बात होगी वो भारतीयों के और कश्मीर के अवाम के बीच होगी। आरएसएस और बीजेपी की तरफ से जो वहां पे करनी सेना है, उनकी तरफ से भी आप यकीन दहानी दिला रहे हैं? नहीं, आरएसएस और करनी सेना और बीजेपी इस देश की मालिक नहीं है। मुस्लिम कादरी साहिब, बीजेपी, आरएसएस, करनी सेना इस देश की मालिक नहीं है। इस देश का मालिक यहाँ का संविधान है। स्वयंसेवक हूँ, मैं आपको दिला रहा हूँ। ठीक है, देखिए, इस देश का मालिक यहाँ का संविधान है, जिस संविधान के तहत कश्मीर का भारत के साथ विलय हुआ, जो समझौता हुआ, वो संविधान आपको यकीन दहानी दिलाता है कि कश्मीरियों के साथ भारत कोई नाइंसाफी नहीं करेगा, सरकार चाहे किसी की हो। फाइनल कमेंट पे ले रहा हूं, फाइनल कमेंट वक्त नहीं है, फाइनल कमेंट के तौर पर ही ठीक है, तमाम बातें हो गई। साहू जी ने भी अपनी बात की, कश्मीर पॉलिटिक्स की बात हो गई, और गुलरेज साहब ने भी अपनी बात की, लेकिन जो कमी है
वो अभी भी बताए बनी ना, हुई है वहाँ कि पे वो जो क्या एक हो रहा है? वैक्यूम बना हुआ है, सर, जब सिस्टम 20 का करोड़ वैक्यूम, मुसलमान निश्चित तौर पर सिस्टम जैसे ठीक है सर, कुछ सेकंड्स में बिल्कुल देखिए, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं सर। सिस्टम का वैक्यूम इसी तरीके से होगा जब वहां के आवाम से बात की जाएगी। जाहिर सी बात है सिस्टम के अंदर भी आवाम से लोग आते हैं, आवाम से जब बात की जाएगी, कुव्वत इरादी भी जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थिर सरकार कश्मीर के अंदर रहे, जो कश्मीरियों की सरकार हो, कश्मीरी जिसको महसूस करे कि उसकी सरकार है। जैसा कि अभी कह रहे थे हमारे कादरी साहब की कश्मीरी सरकार नहीं है, तो ये यकीन दहानी दिलाना जो है जरूरी है, यानी कि कश्मीर की कश्मीरियों का यकीन कैसे लिया जाए और कश्मीरियों को हिंदुस्तान का एक केवल 3 जिले नुमाइंदा है वो कैसे बनाया जाए। 99% समस्या का समाधान हो चुका है, केवल 3 जिलों में समस्या है। ठीक है और जो लोग लीडर बन रहे हैं वो अपने बच्चों को ब्रिटेन में पढ़ाते हैं, आप हो गए और यहाँ पर इसलिए मुझे शुक्रिया करना पड़ेगा। आप और मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत ज्यादा अफसोस इस बात का होता है कि एक तरह से माइलेज लेने की कोशिश तो होती है, लेकिन असल मसले का हल क्या है और आखिर जो सिस्टम में खराबियां उसको कैसे दूर किया जाए, शायद इस पर संजीदगी से कोई बात करना ही नहीं चाहता। आज का मुद्दा में बस इतना ही।